आज के वीडियो में हम ट्रिगर फिंगर और ट्रिगर थंब के बारे में जानेंगे। ट्रिगर फिंगर एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब फिंगर के अंदर मोड़ते वक्त एक तरीके की आवाज़ आती है, कहीं-कहीं ऐसा लगता है कि फिंगर फँस रही है और सही से मुड़ के सीधी नहीं हो पा रही है। तो ऐसी फिंगर को जब हम मोड़ने के बाद सीधा करते हैं, तो एक तरीके की स्नैप की आवाज़ आती है, जिसे हम ट्रिगर बोलते हैं। ये कंडीशन होती क्यों है? अगर हम अपने हाथ को सामने की तरफ रख के देखें, तो जो हिस्सा हमें दिखता है उसे हम पाम वाली साइड बोलते हैं। पाम यानी पंजे वाली साइड। तो इस तरफ जो पुली होती है, हाथ को मोड़ने की रस्सी होती है, उसे हम फ्लेक्सर टेंडन बोलते हैं। तो बार-बार उँगली को मोड़ने और सीधा करने से ये जो टेंडन होता है, ये थिक हो जाता है और किसी भी प्रकार की कंडीशन की वजह से इसमें इरिटेशन हो जाता है। तो उससे जब भी ये हाथ से सीधा करने पे या मोड़ने पे अटकता है, तो उसका कारण होता है एक छोटा-सा थिक नोड्यूल बन जाता है, जो कि अटकता है और वो ट्रिगर की साउंड देता है। यानी मोटी-मोटी बात हुई कि जो पाम वाली साइड के टेंडन होते हैं, कई बार वो मोटे हो जाते हैं, तो वो जब सीधा करने पे और हाथ को मोड़ने पे एक फँस के जाते हैं मसल्स के थ्रू, उसको हम ट्रिगर फिंगर कहते हैं। इस बदलाव को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप अपनी मुट्ठी को नॉर्मली बंद करके देखें और खोल के देखें। या बिना किसी एफर्ट के बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट हो रहे हैं। जब ये मूवमेंट स्मूथ ना होके फँस के होने लगें, ऐसा लगे कोई चीज़ अटक रही है, रोक रही है, तो उसी चीज़ को हम ट्रिगर फिंगर बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि ये ट्रिगर फिंगर की कंडीशन होती है? तो कई बार लोग अगर रिपिटिटिवली कोई काम करते हैं, बार-बार किसी काम को जिसमें हाथ को मोड़ना और सीधा करना पड़े या वो किसी प्रकार की ऐसी चोट की वजह से हो सकता है कि ये ट्रिगर फिंगर की कंडीशन डेवलप हो जाए। क्या इस कंडीशन में पेन भी होता है? जी हाँ, जिस जगह ये टेंडन फँसता है, वो एक पुली के अंदर फँसता है। हाथ में कई प्रकार की पुली होती हैं जिसके थ्रू ये टेंडन बाहर निकलता है, उँगली मोड़ने पे और सीधा होते पर ये अटकता है। तो उस जगह पे वहाँ दर्द भी होता है। कई बार वो दर्द किस जगह हो रहा है उसको सही से पहचाना नहीं जाता है, पर डॉक्टर को ये बात पता होती है कि ये कौन-सी स्पेसिफ़िक जगह पे ये फ़िंगर फँसती है, तो जब वो उस हिस्से को दबाते हैं, तो वहाँ पे पेन का पता चलता है। कई बार पेन जो है ट्रिगर के इफ़ेक्ट आने से पहले भी होने लगता है, तो पेशेंट हमें ये कंप्लेंट बताते हैं कि कहीं कुछ ऐसा लगता है कि फ़िंगर मूवमेंट करते हुए फँस रही है और कई बार एडवांस स्टेज में वो लॉक भी हो जाती है। यानी कि उँगली जो है मुड़ी की मुड़ी रह जाती है, उसे आप सीधा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा तब होता है कि वो जो फ्लेक्सर टेंडन है, जब वो इन्फ्लेमेशन के बाद फूल के मोटा हो जाता है और वो पुली के अंदर सही प्रकार से निकल नहीं पाता है, तो वो लॉकिंग की कंडीशन डेवलप हो जाती है। और अगर सही प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, तो ये कंडीशन बद से बदतर हो जाती है और वो इतनी ख़राब हो जाती है कि फ़िंगर लॉक हो जाती है। आपके खुद से चाहने के बाद भी आप उसे ट्रिगर की आवाज़ के साथ खोल भी नहीं पाते हैं, वो लॉक हो जाती है फ़िंगर। ज़्यादातर देखा गया है कि रिंग फ़िंगर में ये सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा गया है ट्रिगर फ़िंगर का इफ़ेक्ट। दूसरे नंबर पे जो मिडल फ़िंगर होती है, उसके अंदर देखा जाता है। जब ये टेंडन मुड़ता है, सीधा होता है, तो ये 4 प्रकार की पुली होती हैं जिनके नीचे से होके निकलता है। उनको हम A1, A2, A3 और A4 पुली बोलते हैं। तो ये A1 पुली के अंदर उसके पास में ये प्रॉब्लम आती है जहाँ सबसे कॉमनली ट्रिगर को देखा जाता है। और A1 पुली को ही दबाने से उस जगह हमें पेन भी मिलता है। हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो कई बार ऐसा भी पता चलता है जिन लोगों के टेंडन ट्रिगर फिंगर के अंदर मोटे हो जाते हैं उन्हीं लोगों को कार्पल टनल की प्रॉब्लम भी होती है। रिस्ट के पास एक टनल होती है जहाँ से मीडियन नर्व होके गुजरती है। ऐसे लोगों में कार्पल टनल के ऊपर भी दबाव बढ़ता है और उनके हाथ की 3 उँगलियों के अंदर सुनपन आ जाता है। ऐसा देखा गया है कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है या स्पेशली महिलाओं के अंदर ये कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है। और शुगर के मरीजों में तो वो सूजन इतनी ज़्यादा होती है टेंडन में कि उनके दोनों हाथों की सारी उँगलियों के अंदर भी ट्रिगर फिंगर का असर देखा जा सकता है।
तो डायबिटीज़ के मरीज़ों को हम स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा के भी ठीक नहीं कर पाते हैं। तो बिना डायबिटीज़ के मरीज़ों के अंदर वैसे भी अगर ये ट्रिगर फिंगर की प्रॉब्लम होती है, एक तो कम उँगलियों में होती है और दूसरा उनको ठीक करना डायबिटीज़ के पेशेंट के मुकाबले ज़्यादा आसान होता है। डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर खाली दवाइयों से ठीक करना कई बार मुश्किल पड़ता है क्योंकि स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी नहीं लगाए जा सकते ऐसे मरीजों में। और जब ये लोग ठीक भी हो जाते हैं तो इनकी फिंगर में स्टिफनेस होने के चांसेस या ऑपरेशन के बाद भी दोबारा से बीमारी के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। डायबिटीज़ के अलावा थायराइड के मरीजों में ट्रिगर फिंगर की कंडीशन बहुत ज़्यादा देखी जाती है। उसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो उनके पेशेंट में भी बहुत ही ज़्यादा कॉमनली इस कंडीशन को देखा जाता है। जब इन मरीजों को इलाज किया जाता है तो ज़्यादातर मरीज़ दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। बस ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो डॉक्टर के पास कितने दिनों बाद आते हैं जब उनकी बीमारी शुरू होती है। अगर वो बहुत लेट स्टेज में आते हैं तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है ठीक करने में। अगर वो एक लॉक्ड फिंगर के साथ आते हैं मतलब उँगली मुड़ी की मुड़ी रह गई है और वहाँ पे इस प्रकार की कंडीशन हो गई है कि उसको सीधा नहीं किया जा रहा है किसी मेडिसिन से, तब हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है स्टेरॉइड का। और अगर स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाने के बाद भी उँगली सीधी नहीं हो पा रही है, पेन ठीक नहीं हो पा रहा है, तो हमें A1 पुली को रिलीज़ करके सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दवाई गोलियों का भी रोल होता है जिसमें हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं, जिनसे इन्फ्लेमेशन कम होता है, टेंडन की सूजन कम होती है। एक स्पेशल तरीके का स्प्लिंट लगाने के लिए देते हैं जिससे उँगली सीधी की सीधी रहती है। उँगली को रेस्ट देना हमारा पर्पज़ होता है और उनको बताया जाता है कि क्या-क्या एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी ट्रिगरिंग की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। और डॉक्टर्स द्वारा स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया जाता है कि अगर दवाइयाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं या पेशेंट बहुत ही ज़्यादा पेनफुल स्टेज के साथ आए हैं जहाँ दवाइयों का असर आने में कुछ समय लग सकता है, तो वहाँ पर भी सारे पक्षों को देखने के बाद स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया जाता है। और ज़्यादातर लोगों में इंजेक्शन का बहुत अच्छा प्रभाव आता है। एक ही इंजेक्शन के साथ-साथ उनको काफ़ी आराम मिल जाता है, चाहे वो डायबिटीज़ के पेशेंट हो या नहीं हो। हालाँकि डायबिटीज़ के पेशेंट में शुगर कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। पर ज़्यादातर डॉक्टर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के पेशेंट में ये इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनके अंदर दोबारा से होने के चांसेस होते हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ अनकंट्रोल है तो इम्यूनिटी कम होती है, इंजेक्शन की जगह पे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और दूसरा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में इन्फ्लेमेशन काफ़ी बढ़ा हुआ होता है, तो उसमें एक इंजेक्शन से बात नहीं बनती है, कई बार कुछ महीने बाद दोबारा भी इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो साल भर में 2 या 3 इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं। इंजेक्शन लगाते वक़्त थोड़ी सावधानी भी बरतनी होती है कि इंजेक्शन जो है वो टेंडन में नहीं लगाया जाता है, जो स्ट्रक्चर जिससे हम हाथ को मोड़ते और सीधा करते हैं, उसके अंदर इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, उसके ऊपर जो कवरिंग चढ़ी हुई होती है, शीट होती है, वहाँ लगाया जाता है। दोनों टेंडन की तरफ वहाँ पर आर्टरी और वेन भी होते हैं, खून की नलियाँ भी होती हैं, उनको सावधानी से बचा के लगाया जाता है, तो स्पेशली ये डॉक्टर द्वारा ही इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जब किन्हीं कारण के वश अगर इंजेक्शन की थेरेपी से आराम नहीं मिल रहा होता है, कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, तो जैसा कि हमने बताया था कि 4 पुली होती हैं A1, A2, A3, A4। ज़्यादातर ट्रिगर फिंगर A1 पुली के पास फँसने की वजह से होती है टेंडन के, तो A1 पुली को सर्जरी द्वारा कट कर दिया जाता है। एक छोटी-सी सर्जरी होती है, उसमें A1 पुली को कट कर देते हैं, इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये एक बहुत ही सिंपल साधारण सा ऑपरेशन होता है, जिसको छोटे से चीरे की मदद से किया जा सकता है और सिर्फ़ डायबिटीज़ के मरीज़ों में थोड़ा चांसेस होते हैं कि बीमारी दोबारा आ जाए, अदरवाइज़ ज़्यादातर पेशेंट इंजेक्शन से ही ठीक हो जाते हैं, नहीं तो इस माइनर सर्जरी से भी ठीक हो सकते हैं। और जैसा कि हमने बात की थी 4 पुली होती हैं A1, A2, A3, A4। जो A2 पुली और A4 पुली होती हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट पुली होती हैं। अगर किसी कारणवश वहाँ उसके आस-पास प्रॉब्लम लग रही है तो इन पुलीज़ को कट नहीं किया जाता है, नहीं तो टेंडन जो है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। और इस सर्जरी में कोई पूरा बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती है। लोकल एनेस्थीसिया में भी ये सर्जरी की जा सकती है।
लोकल एनेस्थीसिया में करने का ये भी बेनिफिट होता है कि आप पेशेंट से मुट्ठी मोड़ने और सीधा करने के लिए बोल के चेक कर सकते हैं कि जो ट्रिगर फिंगर का इफ़ेक्ट है, वो ख़त्म हुआ या नहीं। अंगूठे में भी अगर यही ट्रिगर का इफ़ेक्ट आता है, तो वहाँ भी सेम कंडीशन होती है। वहाँ पर भी ट्रीटमेंट उसी प्रकार से किया जाता है। बस अंगूठे की सर्जरी करते वक़्त ट्रिगर थंब के लिए वहाँ पर एक नर्व भी पास होती है जिसे हम डिजिटल रेडियल नर्व बोलते हैं। उसको हमें बचाना होता है, उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार से हम ट्रिगर फिंगर और ट्रिगर थंब को दवाइयों से रेस्ट देकर, इंजेक्शन लगा के या आखिर में सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ये 3 स्टेजेज़ होती हैं। कुछ मरीज़ दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, कुछ मरीज़ इंजेक्शन लगने से और फाइनली जो वैसे ठीक नहीं हो पा रहे दोनों तरीके से, तो सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है।